हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी टेट में जेंडर का मतलब सिर्फ लड़का और लड़की होता है तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपने हाँ कहा तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेंडर का मतलब इससे कहीं अधिक है। और अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें, जैसे सोशलाइजेशन हो गया, जेंडर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सिर्फ सी टेट की दृष्टि से बल्कि हमारी आम जिंदगी के। क्योंकि अल्टीमेटली ये एक सोशलाइजेशन आपके समाज के बारे में, और समाज बनाता कौन है? हम और आपसे मिलकर ही तो समाज बनता है, तो ये हमारे बारे में है। आप जब ये टॉपिक्स पढ़ते हो तो आपको हमारे समाज में की जो रीतियां हैं वो सही हैं कि गलत हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, इन सब के बारे में जानने को मिलता है। और जेंडर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभार तो 2 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास के बाद आपको जो भी डाउट है सब दूर हो जाएंगे। और इसमें हम बहुत सारे, जैसे जेंडर का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, जेंडर बायस क्या होता है, जेंडर स्टेरियोटाइप क्या होता है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, हिडन करिकुलम हो गया, इंक्लूसिव क्लासरूम हो गया, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं और ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, तो आपका जवाब होगा माँ। हो सकता है किसी घर में पापा भी खाना बनाते हो, बट वो एक्सेप्शन है, बहुत ही कम घर ऐसे होंगे, राइट। और पैसे कौन कमाता है, तो जर्नल आंसर होगा पापा। अब जरा सोचिए, क्या ये नेचर ने डिसाइड किया है, क्या ये गॉड ने डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया है? नेचर ने डिसाइड किया या फिर हमारी सोसाइटी ने डिसाइड किया? यहीं से जेंडर क्या स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक, जो कि है जेंडर। जेंडर कैसा है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इस बायोलॉजिकल नहीं है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना होती है जेंडर। और अगर हम इसका हिंदी में समझें कि हिंदी भाषा में जेंडर और सेक्स के लिए 2 अलग अलग वर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है लिंग। कौन सा वर्ड है? लिंग, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लिंग। आपको क्या ध्यान रखना है कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये फिक्स नहीं है। और जब हम बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में जेंडर और आपके सेक्स के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है लिंग। इंग्लिश में हमारे तो अलग अलग वर्ड होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में एक ही वर्ड होता है। चाहे आप जेंडर कहो चाहे सेक्स कहो, इन दोनों के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? लिंग। चलिए एक एक करके हम दोनों को समझते हैं और देखते हैं कि बेसिक क्या डिफरेंस होता है जेंडर और सेक्स को लेकर। और क्योंकि जनरली लोग समझते हैं जेंडर और सेक्स एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है, ये तो अलग अलग कंस्ट्रक्ट है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द जेंडर। जेंडर क्या होता है? जेंडर आपका एक सोशल, जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये एक सामाजिक संरचना है जो कि हमारे समाज के द्वारा बनाई जाती है। जो कि समाज के द्वारा बनाई जाती है। Gender refers to the socially, culturally constructed roles, responsibilities, behaviors, expectations and opportunities associated with being male और female. Male कैसा बिहेव करेगा और फीमेल कैसा बिहेव करेगा, जो एक्सपेक्टेशंस होती है, इसको क्या, ये जेंडर होता है। जेंडर वह सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसके अनुसार समाज यह तय करता है कि लड़कों और लड़कियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए और उनसे क्या अपेक्षाएं रखी जाती है। जनरली मेल ही घर के होते हैं, वो पैसे कमाने जाते हैं, और वेमेन ही घर में रहकर बच्चे को संभालती हैं, खाना बनाती हैं। ये क्या है? ये जेंडर किसने डिसाइड किया है? भगवान जी ने नहीं, ये समाज ने डिसाइड किया है। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्टेड है, एक सोशल सामाजिक संरचना है जो कि समाज के द्वारा बनाई जाती है। सोशली कंस्ट्रक्टेड है, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, रोल्स होते हैं जो कि वुमेन घर संभालेंगी और मेल जो होंगे वो बाहर जाएंगे। ये क्या है? ये सोसाइटी ने डिसाइड किया है। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं समाज की, जो वैसे ही बिहेवियर होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसको पहले नहीं पता होता है कि अगर वो बॉय है तो उसको छोटे छोटे हेयर्स रखने हैं, और अगर गर्ल है तो उसको लॉन्ग हेयर कर सकती है, उसको फ्रॉक पहनना है। गर्ल है तो उसका फेवरेट कलर पिंक हो जाता है, बॉय है तो उसका फेवरेट कलर ब्लू हो जाता है। एक जब अगर बॉय में होता है घर में तो उसके लिए टॉय के लिए कार आती है, और वहीं अगर गर्ल है तो उसके लिए डॉल आती है। ये क्या है? ये सब जेंडर डिफाइन कर रही है सोसाइटी। उसी के हिसाब से उस छोटे छोटे बच्चों का क्या, एक इमेज बनती जाती है कि अगर वो बॉय है, जैसे मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है तो मैं उसके लिए डायरी लेकर आई, बॉय है तो बेसिकली मेरा भतीजा है, मेरे भैया का बच्चा है, तो उसके लिए मैं डायरी लेकर आई, मैं
ने कलर में ध्यान नहीं दिया, वो डायरी पिंक कलर की थी, तो उसे डायरी तो बहुत पसंद आई, लेकिन फिर बोलता है कि डायरी का कलर तो पिंक है, पिंक तो लड़कियां यूज़ करती हैं। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? उसका फेवरेट कलर ब्लू है। तो ये जेंडर रोल्स कहाँ से डिसाइड हो रहे हैं? ये समाज डिसाइड करता है। वो देखता है टीवी में, कार्टून में, आसपास की लड़कियों को पिंक कलर फेवरेट है। अगर कोई टी शर्ट है, अगर बच्चा एक बॉय है वो पहन लेता है, तो बोला जाता है उसको कि तुम लड़की हो क्या, पिंक कलर क्यों पहने हो? तो ये समाज डिसाइड कर रहा है। ये जेंडर रोल्स हैं जो कि समाज द्वारा निर्धारित होते हैं। एक सोशल कंस्ट्रक्टेड जो आप बोल सकते हो वो है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के हिसाब से चेंज होता है, कल्चर के हिसाब से चेंज होता है, टाइम के हिसाब से चेंज होता है। जो जेंडर रोल आप 100 साल पहले रहे होंगे वो आज नहीं है। आज आप देखोगे धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो रही है। गर्ल्स हैं वो साइंटिस्ट बन रही हैं, मैथमेटिशियन बन रही हैं। नहीं तो 100 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि गर्ल्स बाहर निकालेंगे। कई जगहों पे तो अभी भी, जैसे सऊदी अरेबिया ले लो, आप पाकिस्तान ले लो, ये सारी कंट्रीज़ कहाँ हैं जहाँ पे गर्ल्स का अभी भी इतना बाहर नहीं निकली हैं वो, तो वहाँ पे अलग होगा। तो ये हर एक सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं, उसके हिसाब से फिक्स्ड होता है, राइट। तो अर्लियर मेनी पीपल बिलीव्ड गर्ल्स शुड नॉट स्टडी, बहुत सारी बच्चियों को तो बाहर ही नहीं निकलना जाता था, है ना। लेकिन आज गर्ल्स क्या, साइंटिस्ट हैं, पायलट्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जजेस हैं। तो ये क्या, उनका बायोलॉजी कुछ चेंज हो गया? नहीं, धीरे धीरे समाज बदल रहा है। तो जेंडर एक चेंज होता है सोसाइटी के साथ। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में अगर वर्ड्स हैं लाइक जेंडर हो गया, बिहेवियर हो गया, सोसाइटी हो गई, कल्चर, तो ये आपको क्या देना है? ये सोशल कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। और वहीं पे अगर सेक्स आएगा तो वो क्या होगी? वो बायोलॉजिकल, ठीक है। सेक्स रिफर टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड वुमेन। जैसे एक बॉय है कि गर्ल है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो बायोलॉजी के हिसाब से है कि बॉय है कि गर्ल है, वो बायोलॉजी के हिसाब से ये क्या है, ये सेक्स में आएगा, ठीक है। ये जन्म से ही निर्धारित होता है, उसमें आप नहीं चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जेंडर क्या होगा? फ्लैक्सिबल होता है, क्योंकि ये समाज के द्वारा निर्धारित होता है। और अपने हिसाब से आप देखोगे कि आजकल न्यूट्रल, जैसे लैंग्वेज का, जैसे कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे ही लगता है, तो आजकल आप देखोगे जेनजी उसको इट यूज़ कर रहे हैं या फिर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो वो जेंडर स्टेरियोटाइप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फिक्स्ड होता है। ये किस पे बेस होता है? क्रोमोसोम्स पे, हार्मोन्स पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब सेक्स के अंदर आता है। फिजिकल आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जैसे सेक्स हो गया, बॉडी, बायोलॉजी, नेचर, ये सब आएगा। तो ये आपको क्या, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, राइट। और आपका जेंडर क्या होगा? सोशल कंस्ट्रक्ट। और आपका सेक्स क्या होगा? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। अब फिक्स नहीं होता ना, जैसे जेंडर आपका एक, आप बोल सकते हो एक बड़ी, जैसे सोशलाइजेशन जेंडर का कैसे होता है? जब बच्चे पैदा होते हैं तो घर में देखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, स्कूल में देखते हैं, अपनी सोसाइटी में देखते हैं, वो देखते हैं कि पापा तो बाहर कमाने जा रहे हैं, मम्मी घर में काम कर रही है। तो अगर कोई गर्ल है तो वो भी धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो वो घर में हाथ बटाने लगती है, बर्तन धुलेगी, मम्मी के हाथ बटाएगी। अगर कोई बॉय है तो वो पापा की हेल्प करने लगता है बाहर जाने में। तो ये धीरे धीरे आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होती है? फैमिली होती है, जिसके द्वारा जेंडर सोशलाइजेशन होता है, बेसिकली समाजीकरण होता है। वहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कौन आता है? फैमिली आती है। फिर स्कूल आता है, जिसके टीचर्स अननोइंगली टीच जेंडर रोल्स, क्योंकि जो टीचर थे वो भी तो छोटे से बड़े हुए हैं, जब उनके घर में भी वही उन्होंने देखा है कि कैसे बिहेव, एक मानते हैं कि बॉय जैसे है तो मैथ्स में ज़्यादा अच्छा होगा, तो अगर मैथ्स की कहीं कंपटीशन होता है तो स्कूल की तरफ से चुनना है तो वो गर्ल को नहीं चुनेंगे, किसी चुनेंगे, बॉय को चुनेंगे। तो ये सारे रोल्स होते हैं जो स्कूल में सीखे जाते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन है उसमें क्लास को डेकोरेट करना है तो वहाँ पे किसको दिया जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? गर्ल्स को दी जाती है। अगर गेम है और बाहर का फील्ड का देखना है, टेबल वगैरह सब कुछ सेट करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? बॉय को दी जाती है। तो ये सब स्कूल से सीखते हैं जेंडर रोल्स, है ना।
फिर है पीयर ग्रुप्स, तो चिल्ड्रन कॉपी फ्रेंड्स जैसे बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से सीखते हैं। मीडिया हो गई, तो जेंडर में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखते हो जो भी क्या आप बोल सकते हो, जो भी आपका ट्रेंड में रहता है या फिर जैसी मूवीज़ रहती हैं, मूवीज़ को देख के सीखते हैं लोग, तो इसका भी बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस होता है जेंडर रोल पे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं समाज के द्वारा। तो जेंडर रोल्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिहेवियर्स सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम मेल एंड फीमेल। तो कई बार क्वेश्चन में क्या आता है ना, डेफिनेशंस दे दी जाती है, फिर पूछा जाता है ये क्या है। तो जेंडर रोल क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर बिहेवियर हैं जो कि एक मेल एक फीमेल से एक्सपेक्ट करते हो। जैसे एक घर में एक फीमेल है वो भी काम करती है और एक मेल है वो भी काम करने जाता है, तो वो घर का भी काम पहले करेगी, फिर ऑफिस जाके ड्यूटी करेगी, और फिर वहाँ से आएगी तो घर का सब काम करेगी, बच्चा है तो बच्चे को पढ़ाएगी, अगर खुद पढ़ती है तो फिर 12 बजे रात तक बैठ के उसकी तैयारी करेगी, और अगले दिन फिर सुबह जल्दी उसे उठना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को तैयार करना है स्कूल के लिए। तो ये सारे रोल्स हैं, वो कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी डिसाइड करती है। तो अगर आप बोलो कि ये नेचर ने नहीं डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया? सोसाइटी ने डिसाइड किया कि अगर गर्ल है वो बाहर जाके कमा भी रही है तो उसको पहले घर का काम करना है, फिर वो बाहर जाके कमाएगी। तो ये सारे रोल्स कौन डिसाइड करता है? ये सोसाइटी डिसाइड करती है। और ये सारे रोल्स कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मेल और कैसे छोटे बच्चों से ही बॉय और गर्ल में क्या होता है? फेडेड हो जाता है। तो वो जो औरत है वो घर का भी काम कर रही है और बाहर कमाने भी जा रही है, और उसको इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है क्योंकि उसने खुद देखा है घर में अपनी मम्मी को ऐसा काम करते हुए। तो वो यही मानती है कि ये जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो ये जेंडर रोल्स हैं जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर जिसको डिफाइन करता है समाज, फिर कैरी फॉरवर्ड कौन करते हैं? फिर इंडिविजुअल्स उसको आगे बढ़ाते हैं। अब आता है जेंडर स्टेरियोटाइप। तो जेंडर रूढ़िवादिता इसे बोली जाती है। रूढ़िवादिता क्या है कि एक प्री कंसीव नोशन है कि वो बॉय है तो वो मैथ्स में अच्छा होगा, गर्ल है तो मैथ्स में खराबी होगी। तो इसको क्या बोले जाएंगे? इसको स्टेरियोटाइप बोला जाएगा। जो रूढ़िवादिता, जो इसकी हमने सोच बना ली है कि जेंडर के हिसाब से कि ऐसा ही होगा। तो अ स्टेरियोटाइप इज अ फिक्स्ड बिलीफ अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। जेंडर स्टेरियोटाइप मीन्स फिक्स्ड बिलीफ अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि आपने एक फिक्स अपना बना लिया है कि गर्ल है तो उसे आपको तो ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, उसको तो दूसरे घर जाना है, बॉय है तो आपको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो ये क्या है? ये जेंडर स्टेरियोटाइप है, ये रूढ़िवादिता है कि आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर आप गर्ल हो तो आपकी आवाज़ क्या होती है कि धीरे होनी चाहिए, क्योंकि औरतों की आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकती, बाहर कोई सुन ना ले। ये जेंडर स्टेरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवादिता, जो कि हमारा प्री कंसीव नोशन बन चुका है माइंड में। इसको क्या बोला जाएगा? स्टेरियोटाइप। आपको ध्यान में रखना है कौन सा वर्ड? प्री कंसीव नोशन। पहले से ही फिक्स है माइंड में, आपने मन में बना लिया है कि ऐसा है, उसे क्या बोलेंगे? जेंडर स्टेरियोटाइप। फिर है जेंडर बायस। बायस का मतलब क्या होता है? आप ये सब कॉन्शियसली करते हो, आप जानबूझ के नहीं करते हो, सब कॉन्शियसली इंक्लिनेशन होता है आपका, उसको जेंडर बायस कहते हैं। तो जेंडर बायस मीन्स गिविंग अनफेयर प्रेफरेंस और अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर। तो ये हमारा बायस होता है, जो कि हमारी, आप बोलोगे कि सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से जैसे हमारा ब्रेन ट्रेंड होता है वैसे अपने आप हम चूज करते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कि व्हाट्सअप में जब आप इमोजीज वगैरह भेजते हो तो इमोजीज का कलर आता है डिफाइन करने के लिए, तो एक तो ज़्यादा फेयर होता है, एक ब्लैक होता है, तो आप कभी ब्लैक वाले कलर को नहीं चूज करते हो, आप हमेशा फेयर वाले कलर को ही चूज करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायस है जो आपने जानबूझ के नहीं किया, वो सब कॉन्शियसली माइंड आपका काम कर रहा है। तो जेंडर बायस क्या होता है कि अनफेयर प्रेफरेंस आप देते हो, कि अगर आप बॉय की तरफ ज़्यादा झुके हुए हो तो आप काम पे बॉय को ही रखोगे। जैसे बहुत सारी ऑफिसेस में होता है कि अगर मेन हैं तो फिर अगर उनको ज़्यादा उनका झुकाव मेन की तरफ है, स्टीरियोटाइप होते हैं कि हम तो औरतों को रखेंगे ही नहीं काम पे, तो वो मैन ही ऑफिस में आपको ज़्यादातर दिखेंगे। ये क्या है? जेंडर बायस है कि अगर इंटरव्यू में कोई लड़की आई है और वो एक्चुअल में टैलेंटेड है, उसको रोल मिल सकता था, लेकिन उनका बायस इधर था, बॉय की तरफ था, तो उन्होंने उसको काम पे नहीं लिया। तो ये क्या है? जेंडर बायस है, जो कि कभी कभार सबकॉन्शियसली भी काम करता है, आप जानबूझ के नहीं करते हो बट वो सबकॉन्शियसली भी होता है। उसको क्या बोलेंगे? जेंडर पूर्वाग्रह या फिर झुकाव भी आप बोल सकते हो, पक्षपात बोल सकते हो। ठीक है, फिर क्या है आपका? है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव।
When gender bias leads to unequal treatment and denial of opportunities, it becomes gender discrimination. तो यहाँ पे जैसे मैंने लिया था कि ऑफिस में अगर इंटरव्यू के लिए एक लड़की भी आई है और आपका झुकाव नहीं है, आप में जेंडर बायस है, तो आप क्या करोगे, आप मेल इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। तो यहाँ पे आपका जेंडर बायस जो सबकॉन्शियस काम कर रहा था, उसकी वजह से आपने बॉय मेन को चुना। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा था, आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया है, आपने अपॉर्चुनिटी को डेनियल किया। तो ये किस में आएगा, लैंगिक भेदभाव में आएगा, राइट। अब आता है हमारा इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो इक्वालिटी और इक्विटी दोनों क्या है, डिफरेंट होते हैं। आप इक्वालिटी को बोलते हो समानता, और इक्विटी मतलब समता, फेयरनेस जो बोलती है। तो समानता, इक्वालिटी का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान मिले। जैसे आप बोलते हो गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तो ये क्या है, ये इक्वालिटी है। लेकिन जब आप बोलते हो कि जैसे अगर फॉर्म्स निकलते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, तो उसमें बॉयज़ के लिए फ़ीस रखी जाती है और गर्ल्स के लिए थोड़ी सी कम फीस रखी जाती है, तो किस में आएगा, वो इक्विटी में आएगा, कि वो वहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो रही है। तो आप ये नहीं कहो कि भेदभाव हो रहा है, वहाँ पे इक्विटी है कि नीड के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है फॉर्म भरने के लिए, तो फीस कम कर दी जाती है ताकि वो फॉर्म को भर सकें। तो वो क्या थी, वो इक्विटी थी। और इक्वालिटी क्या होती है कि आप बोलो कि बॉय हो चाहे गर्ल हो, हम समान फीस रखेंगे सभी के लिए, एक जनरल आप फीस क्राइटेरिया लगा दोगे, तो वो क्या होगी, इक्वालिटी होगी, मतलब बराबर। तो समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, समान अवसर, समान सम्मान मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट रिसीव, स्कूल में आप देखते हो कि टेक्स्ट बुक सबको मिल रही है, गवर्नमेंट स्कूल है तो एक नोटबुक सबको मिल रही है, इक्वल चांस टू आंसर क्वेश्चन। ये क्या होगी, ये इक्वालिटी होगी। जैसे अगर आप बोलोगे कि आपको, अगर आप जाते हो, मान लो स्कूल जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई कंपटीशन है, तो वहाँ पे आपको भी चांस मिल रहा है एज अ बॉय और गर्ल्स को भी चांस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या इक्वालिटी हो रही है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर और सेक्स, दे आर गेटिंग इक्वल चांस। तो वहाँ पे क्या है, इक्वालिटी। इक्वल मतलब सबको समान भावना से देखना, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, वहाँ पे इक्वालिटी है, राइट। आई थिंक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब फेयरनेस, एक वर्ड होता है हिंदी में, फेयरनेस। तो न्याय संगत समानता, कि आप दे रहे हो नीड के अकॉर्डिंग दे रहे हो, किसको कितनी ज़रूरत है। इक्विटी का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार सहायता देना, ताकि सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। अगर आप रिजर्वेशन की बात करो, तो रिजर्वेशन किस में आएगा, इक्वालिटी में कि इक्विटी में? रिजर्वेशन आएगा इक्विटी में, कि कुछ समाज को थोड़ा कुछ % का रिजर्वेशन दिया गया है। तो वो क्यों है, ताकि दूसरा वाला जो समाज है वो बराबरी में आ सके। या फिर गर्ल्स और बॉयज़ में देखोगे, अगर कुछ नौकरियों में अगर गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया, क्यों रखा गया है, ताकि जो गर्ल्स हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है पढ़ने में, बाहर लोग नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको नौकरी नहीं करती हैं, तो उनको रिजर्वेशन रखा गया ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये किस में आएगा, ये इक्विटी में आएगा। अब विजुअली, जैसे एग्जाम्पल के लिए, या विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड रिसीव्स, उसको उसके हिसाब से बुक मिल रही है पढ़ने के लिए, और दूसरे बच्चों को रेगुलर टेक्स्ट बुक्स मिल रही है। तो ये कहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विटी हो रहा है, कि नीड के हिसाब से आप बच्चे को दे रहे हो। दिस इज इक्विटी के एग्जाम्पल है, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, एक इक्वालिटी, समानता, क्लासरूम में क्या हो रही है कि एक टीचर है जो कि एवरीवन गेट्स द सेम, क्या पढ़ाई है, टुडे वी विल लर्न अबाउट प्लांट्स। तो उसने बोर्ड में प्लांट्स बनाया और एक्सप्लेन कर रही है। सारे बच्चों को सेम बुक देखो दी गई है, और वहीं पे दूसरा क्लासरूम है, वो वही पढ़ा रही है, बस बच्चों को बच्चों के नीड के हिसाब से दी गई है। इसको देखने में दिक्कत हो रही थी, तो इसकी देखो प्रिंटेड बुक क्या है, बड़े बड़े अक्षरों वाली है, तो इसलिए इसको इसके नीड के हिसाब से मिली है, इस बच्चे को इसके नीड के हिसाब से। यहाँ पे गलत नहीं हो रहा है बाकी बच्चों के साथ, बाकी बच्चों को ज़रूरत नहीं है, उनको दिखाई दे रहा है बोर्ड में साफ साफ क्लियरली विजिबल है, लेकिन इस बच्चे को नहीं विजिबल था, तो उसके नीड के हिसाब से मिला है उसको। ये किस में आएगी, इक्विटी में आएगी, फेयरनेस में आएगी। क्या सही है क्या गलत है, के साथ साथ आप नीड भी देखते हो कि किसको कितनी ज़रूरत है। जैसे अगर मान लीजिए एक रेस है,
तो आप एक हैंडीकैप हो या कि फिर एक नॉर्मल हो, आप दोनों को साथ में दौड़ाओगे तो ये क्या होगा, ये आपकी इक्वालिटी होगी कि आपने समानता दिखाई। लेकिन अगर एक हैंडीकैप्ड है तो उसकी तो नीड वो नहीं उतना दौड़ सकता है, तो वो इक्विटी क्या होगी कि उसके लिए आप अगर 100 मीटर करो और दूसरे के लिए 200 मीटर करो, एज अ मैं एग्जांपल ले रही हूँ 100 और 200 का, वो वेरी करेगा। तो मतलब बेसिकली कि नीड के हिसाब से आप दे रहे हो, वो क्या होगी, इक्विटी होगी। और इक्वालिटी क्या होगी कि आप सबको जस्ट समान। अब रोल ऑफ टीचर, उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट और 2-4 पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है डेफिनेशंस वगैरह। तो फर्स्ट अगर हम बात करें जेंडर आइडेंटिटी की, जेंडर आइडेंटिटी ये क्या होता है जेंडर आइडेंटिटी? तो जेंडर आइडेंटिटी होता है कि जैसे कोई मेल है कि फीमेल है, बॉय है कि गर्ल है, वो एज अ वो खुद का कंस्ट्रक्शन, वो अपने आप को क्या मानती है। जैसे अगर मान लो कोई गर्ल है बट वो अपने आप को ही सी की बजाय ही यूज कर रही है, तो वो क्या है, वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी है, वो अपने लिए क्या सोच रखती है, पर्सनल इंडिविजुअल सेंस ऑफ मेल और फीमेल, कि खुद के लिए क्या सेंस आप रख रहे हो इंडिविजुअल बीइंग की, मेल हो कि फीमेल हो, तो उसको जेंडर आइडेंटिटी बोली जाएगी, जिसमें वो खुद को क्या समझ रही है। भले ही वो गर्ल है तो हो सकता है वो अपने आप को बॉय एज अ बॉय ट्रीट करे, हमने देखा है बहुत जगह, है ना। तो क्या होगा, जेंडर आइडेंटिटी के अंदर आएगा। फिर एक वर्ड आता है जेंडर रोल, इसको तो हमने पढ़ा ही है, जेंडर रोल। जेंडर रोल, जेंडर आइडेंटिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, लैंगिक पहचान, लैंगिक पहचान। और जेंडर रोल को क्या बोलेंगे, लैंगिक भूमिका, लैंगिक तो जेंडर रोल मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सोसाइटी से मिली हैं, तो ये सब किस में आएंगे, जेंडर रोल में आएंगे। ठीक है। सोशल जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन, नॉर्म्स हो गए। और जेंडर आइडेंटिटी मतलब एक व्यक्ति अपने आप को कैसे देखता है, वो जेंडर आइडेंटिटी में आएगी। फिर एक वर्ड आता है जेंडर टाइपिंग, जेंडर टाइपिंग। तो जेंडर टाइपिंग मतलब क्या, तो प्रोसेस बाय विच एक इंडिविजुअल जो होता है वो मैन या फिर वुमेन, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है विच वी लर्न जेंडर रोल्स, उसको क्या बोला जाता है, जेंडर टाइपिंग बोला जाता है। द प्रोसेस इन विच वी लर्न जेंडर रोल्स आर कॉल्ड जेंडर टाइपिंग। ठीक है, जिस प्रोसेस से हम सीखते हैं जेंडर रोल के बारे में उसको जेंडर टाइपिंग बोला जाता है। फिर एक आता है जेंडर स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादिता, हमने जिसको पढ़ा था, जेंडर स्टेरियोटाइप, कि एक प्री कंसीव नोशन आपने बना लिया है कि गर्ल है तो ये करेगी, बॉय है तो ये करेगी। वो क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स है, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गर्ल है तो उसकी मैथ्स तो अच्छी नहीं होगी और बॉय है तो उसका मैथ्स अच्छा होगा। ये क्या, ये जेंडर आपका स्टेरियोटाइप है कि अगर कोई बॉय है वो डांस में अच्छा नहीं हो सकता है, सिर्फ डांस गर्ल्स ही कर सकती हैं। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। फिर एक आता है जेंडर, हमने जेंडर स्टीरियोटाइप पढ़ लिया। फिर आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये बेसिकली ये डिफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। जेंडर, अभी आप क्वेश्चन देखोगे ना प्रीवियस ईयर के तो आपको पता चलेगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब जेंडर बायस के हिसाब से आप भेदभाव करते हो कि आपका झुकाव किस तरफ है, आप उसी तरफ
अपना डिसीजन लोगे, तो उसको बोलेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन कई आधार पे हो सकता है, जैसे डिफरेंसेस जो होते हैं सेक्स के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, एज के आधार पे कर सकते हो कि अगर आपका मेज़ वाले, अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो तो आप ज़्यादा एज वालों को नहीं लोगे, ऐसे होते हैं ना, प्री कंसीव नोशन होते हैं। आप कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, सोशल, तो डिस्क्रिमिनेशन कई होंगे, है ना। अब एक आता है फिर आपका जेंडर बायस, जिसको हमने पढ़ा अभी, जेंडर बायस, जो कि सबकॉन्शियस होता है ना। कई बार कॉन्शियस आपका झुकाव होता है, कई बार अनकॉन्शियस आपका झुकाव होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि आप बायसनेस दिखा रहे हो, वो जेंडर बायस के अंदर आएगा, राइट। और एक आपको ध्यान रखना, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का आपको यूज करना है। क्या करना, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, क्वेश्चन इस पे आ जाता है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करना है। जैसे क्लासरूम में हम पढ़ेंगे टीचर की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए। रोल ऑफ अ टीचर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि वो जो जेंडर स्टेरियोटाइप है क्लासरूम उसको, समाज की, उसको क्लास में ना आए, फिर बच्चों पे प्रभाव ना आए, उसको ख़त्म कर सके, तो उसको कैसा बिहेव करना चाहिए। तो आइडियल टीचर शुड ट्रीट बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसे क्या करना चाहिए, इक्वली बिहेव करना चाहिए बॉयज़ के साथ और गर्ल्स के साथ। ऐसा नहीं हो कि उसको डेकोरेशन करवाना है तो गर्ल्स से करवाए और बाहर के अरेंजमेंट करवानी है तो बॉय से करवाए, वो इक्वली ट्रीटमेंट करे दोनों को। अवॉइड जेंडर स्टेरियोटाइप की, उसको जेंडर स्टेरियोटाइप को अवॉइड करना चाहिए। कि सपोज कि मैथ्स में, जैसे कि मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि मैथ्स में एक जेंडर स्टीरियोटाइप चलता है कि गर्ल्स वीक होती हैं और मैथ्स में बॉयज़ अच्छे होते हैं। ये कई कारण से हो सकता है, सोशल उसको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी नहीं मिली हो, है ना। तो क्या होता है कि ब्रेन उसके हिसाब से डेवलप होता है, जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिस सोशल कंस्ट्रक्ट में आप रहते हो उसके हिसाब से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो अगर वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं मिली है अच्छे से, तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो इसलिए वो वीक होगी। कई कारण हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करना है जेंडर स्टेरियोटाइप को। इनकरेज गर्ल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, आप क्या करना है, गर्ल्स को मैथमेटिक्स एंड साइंस में इनकरेज करना है। बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे समाज में चलता आ रहा है ना कि गर्ल्स हैं तो वीक होंगी, है ना। और जैसे आप देखोगे कि एजुकेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे आप देखोगे कि नोटबुक में जो एग्जांपल्स दिए रहते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस जब आप पढ़ते हो तो उसमें जो एग्जांपल्स होते हैं तो क्या रहता है कि 2 पुरुष मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 10 महिलाएं मिलकर उसी काम को, या फिर ऐसा 5 दिन में करती हैं। तो यहाँ पे कि मेन आर ज़्यादा आप बोलोगे ताकतवर होते हैं कंपेयर टू द वुमेन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी यूज़ होते हैं। तो उन सबको स्टीरियोटाइप से बाहर आना है टीचर को। इनकरेज बॉयज़ इन डांस, म्यूजिक, आर्ट, इन सबको जनरली गर्ल्स को माना गया है इंपॉर्टेंट कि गर्ल्स इस सब में अच्छी होती हैं, तो बॉयज़ को इनकरेज करना है। यूज़ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, बेसिकली जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज क्या होती है कि आप यूज़ करो कि कैमरा पर्सन आपको यूज़ करना है, किसकी जगह पे, कैमरा मैन की जगह पे। मैन की जगह आपको क्या यूज़ करना है, कैमरा पर्सन। ये गलत होगा और ये आपका सही होगा। जैसे बैट्समैन, बैट्समैन की जगह आप यूज़ करो बैटर, दिस इज राइट, और बैट्समैन आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सारे आपको न्यूट्रल लैंग्वेजेस का यूज़ करना है क्लासरूम में। गिव इक्वल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, उनको क्या करना है, इक्वल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को देना है। ये नहीं कि हमेशा मॉनिटर आप बॉय को ही बनाओ, गर्ल्स को ना बनाओ। कहीं डिबेट है तो आपको बॉय को भेजो, तो आपको क्या करना है, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बोथ देना है, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी। प्रमोट एन इंक्लूसिव एजुकेशन, क्लासरूम को आपको प्रमोट करना है कि सबका विकास हो, है ना, सबका डेवलपमेंट कर सके। तो ये थी हमारी कुछ बातें। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस, राइट। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो गया। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, सारे के सारे PYQ हैं, बाहर से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया, सारे मैंने आपके सीटेट में आए हुए एग्जाम से लिया हुआ, चाहे सीटेट पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है।
असर्शन क्या है? टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टेरियोटाइप एंड बायस। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि बार बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मतलब अपने आप को देखना चाहिए खुद के कि स्टेरियोटाइप जो रूढ़िवादिता बायसनेस है। तो ये असर्शन है, बिल्कुल सही है। टीचर को अपने आप को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव, उन्हें चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव का मतलब चिंतनशील, वो सोचते हैं। तो जो कल्चरली रिस्पॉन्सिबल टीचर्स होते हैं वो चिंतनशील होते हैं, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। और जो आपका आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों सही हैं और आर आपका सही एक्सप्लेनेशन है ए का। फिर कथन क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग अडोलेसेंस द प्रेशर और टू कन्फर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड फॉलो कन्वेंशन ऑफ फेमिनिटी और मास्कुलिनिटी इंक्रीजेस। मतलब जब एडोलेसेंस में आप पहुंचते हो तो जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है जेंडर एक्सपेक्टेशंस का, कि आपको स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग का जो एक्सपेक्टेशन है वो प्रेशर बढ़ जाता है कि अगर आप बॉय हो तो आपको एज अ बॉय बिहेव करना है, गर्ल हो तो गर्ल की तरह बिहेव करना है। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। फिर रीजन क्या दिया है? जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकल। नहीं, जेंडर तो क्या है? सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ये सामाजिक संरचना है, तो ये गलत हो गया। ए इज ट्रू, आपका आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? असर्शन गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम डिस्कशन। तो वो गर्ल जो मिडिल स्कूल की हैं हो सकता है कि वो शांत रहें और पार्टिसिपेट ना करें। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रीज़न कई हो सकते हैं, सोशली हो सकता है और जेंडर बायसनेस हो सकती है, घर में कल्चरल इशू हो सकता है, इमोशनल इशू हो सकता है ना, बहुत सारे रीजंस हैं ऐसा होने का, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर रीजन क्या दिया गया है? गिवन देयर जेनेटिक मेकअप गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रिहेंड एंड कोप अप विथ द चैलेंजिंग क्यूरिकुलम इन मिडिल स्कूल। तो गर्ल जो होती है वो जेनेटिक कॉम्पिटेंट नहीं होती हैं, लायक नहीं होती हैं, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये क्या है? ये जेंडर स्टेरियोटाइप है जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है, तो फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन क्या है? कथन एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो अगर आप बॉय से कंपेयर करोगे तो जो गर्ल्स होती हैं वो उनमें इनेट का मतलब इंट्रिंसिक, आंतरिक, इनेट का मतलब क्या होता है? आंतरिक। तो आंतरिक टेंडेंसी जो होती है वो मोर अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, कि गर्ल जो होती है वो सोशल और कल्चरल फैक्टर से ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, ये इनेट है। तो ये एब्सोल्युटली क्या है? आपका गलत है। आपको हमेशा न्यूट्रल आंसर देना है कि नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल, आपको कॉम्पिटेंट उन्होंने बनाया है एज अ बॉय हो चाहे गर्ल हो, किसी की तरफ भी कोई भी आप ऐसा तुला लोगे ना तो बराबर की क्षमताएं देकर भेजिए। आपको हमेशा इस आंसर के साथ जाना है, ठीक है? तो कोई इनेट टेंडेंसी नहीं होती है। ये क्या है? ये जेंडर बायस को आपका असर्जन जो कथन है वो डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर रीजन गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज मेकिंग इट मोर लाइकली टू देम टू कन्फर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशन, कि वो जेनेटिकली क्या होती है? मोर सेंसिटिव होती है और इमोशनली वीक होती हैं बॉय से, इसलिए वो कन्फर्म करती हैं किसको? सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को मानती हैं। तो इसमें फर्दर आपका जेंडर बायस दिखा रहा है, स्टेरियोटाइप को डिनोट कर रहा है, तो ये दोनों ही क्या होंगे? आपके गलत हो जाएंगे, बोथ। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि बोथ नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है? दोनों ही हमारे क्या हैं? गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द behaviors, interests, attitudes, skills, and personality traits that a culture considers appropriate for a specific gender are referred to as dash and are. तो आपको क्या करना है, बताना है कि जो व्यवहार होते हैं, जो कि रुचियाँ होती हैं, आपकी क्षमता होती है, आपकी स्किल होती है, आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, मतलब अगेन आप बिहेवियर समझ सकते हो, वो क्या होती है, वो कल्चरल क्या होती है, अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक जेंडर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, जिसको एक कल्चर अप्रोप्रिएट बोलता है कि अगर आप बॉय हो तो बॉय के हिसाब से बिहेव करोगे, अगर गर्ल हो तो गर्ल के हिसाब से बिहेव करोगे, इसको क्या बोला जाता है, जेंडर आइडेंटिटी बोला जाता है। जेंडर आइडेंटिटी यहाँ भी है, जेंडर रोल, जेंडर रोल। तो हमने क्या पढ़ा था, जेंडर आइडेंटिटी इज व्हाट दैट अ पर्सन, इंडिविजुअल खुद के बारे में सोचता है, पर्सनल उसकी फीलिंग होती है कि वो मेल है कि मैन है कि वुमेन है, मेल है कि फीमेल है, वो जो खुद के बारे में सोचता है उसको जेंडर आइडेंटिटी बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चर कंसीडर, मतलब सोसाइटी डिसाइड कर रही है, तो वो क्या होगा, वो तो जेंडर रोल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जेंडर रोल आएगा, जेंडर रोल। तो आपका जेंडर आइडेंटिटी वाले दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। एंड आर, तो ये जो जेंडर रोल होते हैं वो कल्चरली डिफाइंड और जेनेटिकली डिफाइंड, तो ये भी गलत है। क्या होते हैं, ये कल्चरली डिफाइंड होता है कि अगर बॉय हो तो आपको छोटे छोटे बाल रखने हैं, आपको शर्ट और पैंट पहनना है, गर्ल हो तो आपको लॉन्ग हेयर रखनी है, पिंक कलर की फ्रॉक पहननी है। ये सब कहाँ से आता है, ये सोसाइटी डिसाइड करती है ना, ये जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है। तो आपका थर्ड सही है कि ये सब जेंडर रोल हैं और वो कल्चर के हिसाब से डिफाइन किए हुए होते हैं, हर एक कल्चर के अलग अलग नियम होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर हु कॉन्शियसली टेक्स एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिस्ट ऑफ ऑल जेंडर्स इन हर मिडल स्कूल क्लासरूम इज ट्राइंग टू, एक अध्यापिका है जो कि कॉन्शियसली मतलब अवेयर होके संज्ञान लेके क्या कर रही है, हर एक जेंडर के साइंटिस्ट को ले रही है, मतलब वो एग्जाम्पल सिर्फ मेल साइंटिस्ट का नहीं दे रही है, वहाँ पे वो फीमेल साइंटिस्ट का भी जानबूझ के कोशिश कर रही है, अपने क्लासरूम में एग्जाम्पल्स दे रही है। वो क्या करने की कोशिश कर रही है, ब्रेक जेंडर स्टेरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश कर रही है, रीइंफोर्स कर रही है, मतलब कोशिश कर रही है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़े, जेंडर आइडेंटिटी को इनेबल कर रही है कि जेंडर कॉन्स्टेंसी को कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो वो कोशिश कर रही है जेंडर स्टेरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ बॉय ही साइंटिस्ट बन सकते हैं, इसलिए वो गर्ल्स सबको इंक्लूड, सारे जेंडर्स को इंक्लूड कर रही है। तो क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप को तोड़ रही है, ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर वाइल बॉयज आर इंटेलिजेंस एंड डोमिनेटिंग। ये अगेन आपका क्या हो गया, ये स्टेरियोटाइप हो गया, मतलब गलत हो गया कि सारी की सारी लड़कियां जो होती हैं क्या होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं और सिंसियर होती हैं, और बॉयज इंटेलिजेंट होते हैं और डोमिनेटिंग होते हैं। तो ये आपका क्या है, ये स्टेरियोटाइप है जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। रीजन क्या है, टू डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल ब्रेन्स produce all differences in physical and cognitive skills as well as personality and temperament in girls and boys। तो ये भी आपका स्टेरियोटाइप को दिखा रहा है कि जो ब्रेन होता है वो बायोलॉजिकल बिल्कुल डिफरेंट होता है वो बॉय और गर्ल का। तो ये एब्सोल्युटली क्या है, रॉन्ग है, तो दोनों फॉल्स हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर, बोथ ए एंड are false। Next question है assertion male characters in stories and books are often presented as strong and adventurous while female characters are shown as warm and sensitive। जो हमने कल की क्लास करी थी जिसमें हमने पढ़ा था सोशलाइजेशन, उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था। तो जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टोरीज और बुक्स में कैसे दिखाए जाते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, एडवेंचरस है, और फीमेल कैरेक्टर्स को वार्म और सेंसिटिव दिखाया जाता है। ऑफन आप उसमें मूवीज़ में भी देखोगे, अगर कुछ आपके जो डायरेक्टर्स हैं छोड़ दिए जाएं जैसे संजय लीला भंसाली लोग, तो आपको क्या दिखाया जाएगा कि जो हीरोज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि मूवीज़ होती हैं उनको
मेल को फेवर किया जाता है, वही थ्रू आउट वुमेन का ज़्यादा रोल नहीं होता है, सिर्फ सॉन्ग्स एंड ऑल के ग्लैमर के लिए रखा जाता है। तो ये सब दिखाया जाता है हमारे कल्चर में, स्टोरीज़ की आप बात कर लो, बुक्स की बात कर लो, तो ऐसा दिखाया जाता है। इवन आप साउथ में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे, ज़्यादातर है, मतलब एक्सेप्शन ऑलवेज बी देयर, कुछ ना कुछ अपवाद रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे दिखाया जाता है, गर्ल्स को सिर्फ ग्लैमरस के लिए रखा जाता है, वुमेन्स को, और ज़्यादातर मेल डोमिनेट मूवीज़ होती हैं। तो ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, तो ये तो बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है? स्कूल्स क्यूरिकुलम इन्फ्लुएंस जेंडर रोल आइडेंटिटी एज दे आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपके भूमिका निभाते हैं। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। देखिए बनता हुआ हमने क्या किया, गलत कर दिया। हमें पहले पढ़ना है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये गलत है, दोनों सही हैं और आर आपका सही एक्सप्लेनेशन है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। कई बार ऐसे होता है ना कि ये ऊपर नीचे हो जाते हैं हम जनरली। अब यहाँ पे अगेन बायस काम कर रहा है हमारा, वो जेंडर बायस नहीं बट ऑप्शंस की बायसनेस काम कर रही है कि हम सोचते हैं कि वो फर्स्ट नंबर जो होगा वही ए एंड आर ट्रू और एक्सप्लेनेशन का करेक्ट है, तो वो वाला ऑप्शन फर्स्ट ही होता है, बट नॉट ऑलवेज ना, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हो गया है, मतलब कि आपका 4 नंबर यहाँ पे सही होगा, फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, कई बार हम बायसनेस जानबूझ के नहीं करते, वो अनकॉन्शियस काम करता है। हमारी जैसी अपब्रिंगिंग होती है, जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, जैसे शेप लेती है हमारी ब्रेन का शेप, मतलब बेसिकली जैसे वो कंस्ट्रक्टेड होती है वैसे हम अपने आप बायसनेस होता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन क्या है? टीचर शुड इनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स वाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल। फर्दर स्टेरियोटाइप है कि बॉय को वो पार्टिसिपेट करवाए स्पोर्ट में और गर्ल को क्या करे, डेकोरेशन में लगाए। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है? चिल्ड्रन अक्वायर जेंडर रोल प्राइमरली बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो वो क्यों चिल्ड्रन अक्वायर करते हैं? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पे खुद देखिए आप, अगर टीचर ऐसा कर रही है, इनकरेज कर रही है बॉयज़ को, तो अगर बॉय सोचता है कि स्पोर्ट में बॉय अच्छा करेंगे तो क्यों है ऐसा? उसको यहाँ कल्चर से उसने ये उठाया, उसको बायोलॉजिकल नहीं है डिफरेंस, इसको सोसाइटी ने ये डिफरेंस सिखाया है, तो ये भी गलत है। तो बोथ आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नड पैटर्न्स ऑफ कल्चरली अप्रूव्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बिहेवियर आर रेफर्ड टू एज। तो जो लर्न मतलब जो हमारे सीखे हुए पैटर्न्स होते हैं कल्चरली अप्रूव्ड, जैसे वो जो एग्जांपल था कि एक वुमेन होती है वो भी ऑफिस जाके काम करती है, पैसे कमाती है, और एक मेन होता है वो भी काम करके पैसे कमाता है, लेकिन जो वुमेन होगी वो घर का काम भी करेगी, उसके बाद ऑफिस जाएगी, फिर आएगी तो काम करेगी, अगर पढ़ाई करती है तो उसकी प्रिपरेशन करेगी, रात में जग के करेगी, और फिर सुबह जल्दी उठेगी क्योंकि उसे बच्चे को स्कूल भेजना है। तो ये सब क्या है? ये जेंडर रोल है जो कि उसने अपना लिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि समाज के तरफ से उसको मिली है, और उसको वो सही मान के क्या कर रही है, उसको निर्वाह कर रही है, क्योंकि उसने अपनी घर में माँ को देखा ये सब काम करती है, तो वहाँ से उसके माइंड में फिक्स्ड हो चुका है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे ऐसे ही करना है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये जेंडर रोल में आएगा। जो लर्न पैटर्न होते हैं जो कि कल्चर ने अप्रूव किए होते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बिहेवियर को, उनको क्या बोला जाता है? जेंडर रोल्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3rd, आई थिंक बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको ये 3 है और दिस इज 2, राइट। तो जेंडर रोल उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? जेंडर रोल्स। नेक्स्ट हम मूव करें, क्वेश्चन में क्या है?
डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर जेंडर रोल। तो जेंडर रोल के बारे में क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को जेंडर टाइपिंग बोला जाता है। द रोल बाय विच इन विच एन इंडिविजुअल कॉग्निजेंस लेता है, क्या होता है, अवेयर होता है, उसको क्या बोला जाता है, जेंडर टाइपिंग बोला जाता है। द प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न जेंडर रोल्स, द प्रोसेस थ्रू विच, आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न जेंडर रोल। उसको क्या बोला जाएगा, उसको जेंडर टाइपिंग बोली जाती है। जेंडर इक्वालिटी, समानता, आपको पता ही है कि चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या हो गई, जेंडर इक्वालिटी हो गई। जेंडर रिलेटेडनेस नहीं, जेंडर होमोजेनिटी नहीं, जेंडर टाइपिंग इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड्स फर्स्ट एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट इज मीन्स टू बी अ गर्ल और अ बॉय कम्स फ्रॉम। तो जब बच्चे का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जैसे छोटे से ही हम देखते हैं, हमारे घर में भी हम देखते हैं, ये सिर्फ समाज बाहर की बात नहीं है, हम अपने घर में ही देखते हैं कि अगर छोटा सा बॉय है और अगर वो गिर जाता है और सपोज वो रो रहा है, तो हम उससे क्या बोलते हैं, अरे तुम मत रो, क्या तुम लड़की हो कि रो रहे हो, ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं कि एक बॉय है तो उसको कभी रोना नहीं है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है फैमिली से, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली। तो ये जो एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो गर्ल है कि बॉय, कहाँ से शुरू होता है, ये फैमिली से शुरू होता है। तो फर्स्ट जो सोशलाइजेशन होता है, जो जेंडर का सोशलाइजेशन होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फैमिली इज द फर्स्ट। नेक्स्ट है, which of the following is an effective way to reduce the influence of gender stereotype amongst the children prevalent in society। तो इनमें से कौन सा एक वे है जो कि इफेक्टिव है, जिससे क्या हो सकता है, रिड्यूस मतलब हम कम कर सकते हैं इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को, जेंडर जो रूढ़िवादिता है, लैंगिक रूढ़िवादिता है, उसको बच्चों के बीच में हम कम कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। एक्सपोजिंग children to diverse gender roles and encouraging them to pursue their interest, कि हम बच्चों को डिफरेंट, जैसे बच्चों के मन में अगर बॉय है तो फिक्स कंसीव नोशन हो जाते हैं कि बॉय है तो उसको इंजीनियरिंग ही करना है ना, ये क्या है, ये प्री कंसीव नोशन है, रूढ़िवादिता का एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट जेंडर रोल से हम उसको एक्सपोज करवाएं और इनकरेज करें कि वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करे, उसे क्या पसंद है, अगर बॉय है तो उसे अगर डांस पसंद है तो वो डांस करे, उसके हम इंटरेस्ट को परस्यू करवाने में उसकी हेल्प करें। तो ये हम कर सकते हैं, ये सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अज्यूमिंग दैट चिल्ड्रन विल नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट, खुद से अज्यूम कर लें कि जेंडर के हिसाब से बच्चे इंक्लाइन हो जाएंगे, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप कहाँ कुछ इन्फ्लुएंस को, जेंडर स्टेरियोटाइप को कम करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, आप तो अज्यूम कर रहे हो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू कन्फर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, बच्चों को इनकरेज करना कि कन्फर्म मान ले जो जेंडर रोल है उनके सोसाइटी ने उनको दिए है, तो ये तो गलत है। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विथ मटेरियल दैट आर जेंडर स्पेसिफिक, मटेरियल प्रोवाइड करना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या था कि हम उन्हें डाइवर्स जेंडर रोल के बारे में उनको दिखाएं, बताएं और उनको इनकरेज करें कि वो अपना इंटरेस्ट परस्यू करें, उन्हें जो पसंद है लाइफ में वो करें, रादर देन जेंडर रोल को हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से वो डिफाइन करें। नेक्स्ट है, प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड। तो जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशन हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उसको जेंडर स्टेरियोटाइप बोला जाता है, जेंडर रूढ़िवादिता, कि आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है किसी के जेंडर के बेस पे कि वो बॉय है तो ये करेगा, गर्ल है तो ये करेगी, इसको क्या बोला जाएगा, जेंडर स्टेरियोटाइप बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्री कंसीव नोशन होगा या फिर प्री कंसीव जनरलाइजेशन आप बोल दो, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता कि आप पहले से ही डिसाइड कर ले रहे हो कि क्या होगा, इसको बोलेंगे जेंडर स्टेरियोटाइप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, while participating in a sport competition in class, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. This depicts. तब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक स्पोर्ट कंपटीशन क्लास में था, तो तनुज ने अपने दोस्त से क्या कहा कि वो भाला फेंकेगा और उसकी बहन जो है वो रस्सी कूद में भाग लेगी। क्यों? क्योंकि उसकी बहन लड़की है और वो भाला नहीं फेंक सकती। तो ये क्या बता रहा है आपको? जेंडर इक्वालिटी बता रहा है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग बता रहा है, जेंडर इक्वालिटी बता रहा है और जेंडर कंसिस्टेंसी बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है? जेंडर स्टेरियोटाइप बता रहा है कि गर्ल है तो वो क्या नहीं कर सकती, जेवलिन थ्रो नहीं कर सकती, भाला नहीं उठा सकती। तो ये जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है जो कि सोसाइटी से उसको मिली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी डिफर्स फ्रॉम इक्वालिटी बिकॉज इक्विटी मीन्स। तो आपकी जो समानता है और इक्विटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? समानता और समता। इक्विटी को बोलेंगे समता, फेयरनेस क्या सही है क्या गलत, और इक्वालिटी को क्या बोलेंगे? समानता, समान अधिकार। जैसे बोर्ड का सबको समान अधिकार मिला है, क्या समानता है, इक्वालिटी है। तो ये अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी मीन्स क्या होता है? सेम ट्रीटमेंट, सबको समान आपके साथ व्यवहार हो रहा है, आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है। नहीं, ये तो इक्वालिटी की तरफ जाएगा। फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन द नीड, कि आपको फेयर सपोर्ट मिल रहा है। अगर कोई हैंडीक्राफ्ट है तो उसके लिए अलग से सपोर्ट दिया जा रहा है। ये नहीं कि क्लासरूम में सारे बच्चे समान है तो सबको समान ही मिलेगा, नीड के हिसाब से ज़रूरत पूरी की जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन द नीड, दिस इज व्हाट इक्विटी। इसे क्या बोलेंगे? दिस इज इक्विटी। और बाकी सब क्या है? एक सेम ट्रीटमेंट इक्वालिटी का आपका उदाहरण है। कंपटीशन नहीं, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, ये इक्वालिटी हो जाएगा। आपको फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड होता है, दिस इज व्हाट इक्विटी के अंदर ये आता है। सो ये हमारा पूरा चैप्टर था जेंडर। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए। अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ डू कमेंट, उससे मैं जब नेक्स्ट क्लास लूँगी तो मैं उसको आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।